हाय एंड वेलकम टू लुमिनाइज फाउंडेशन। आज का जो हमारा क्वेश्चन है दैट इज़ बेस्ड ऑन ब्रिक्स। रिसेंटली द डे वी वर लॉन्चिंग चंद्रयान 3 वाज द सेम डे जब हमारे इंडियन प्राइम मिनिस्टर जो हैं वो साउथ अफ्रीका में जोहान्सबर्ग में ब्रिक्स का समिट अटेंड करने के लिए गए थे। तो व्हाट इज़ ब्रिक्स एंड व्हाट इज़ द इम्पोर्टेंस ऑफ ब्रिक्स फॉर इंडिया, आज का जो हमारा मेंस का क्वेश्चन है वो इसी को डिस्कस करने पे डील करेगा। सो लेट्स स्टार्ट विद आवर क्वेश्चन। हमारा आज का क्वेश्चन है एनालाइज द सिग्निफिकेंस ऑफ ब्रिक्स in representing the interest of the global south. How does the expansion of BRICS membership reflects the group's value and its potential to influence global economic and political dynamics? So ये क्वेश्चन के तीन पार्ट हैं बेसिकली। द फर्स्ट पार्ट रिलेट्स टू कि ब्रिक्स का ग्लोबल साउथ की कंट्रीज जो हैं उनको इनके इंटरेस्ट को रिप्रेजेंट करने में क्या इंपॉर्टेंस है। द सेकेंड पार्ट इज़ ब्रिक्स मेंबरशिप का जो एक्सपांशन है। रिसेंटली जो ब्रिक्स का ग्रुपिंग का समिट हुआ था उसमें कुछ नए मेंबर्स को इंक्लूड करने का अनाउंसमेंट हुआ है, तो वो कैसे ब्रिक्स की जो कोर वैल्यूज़ हैं उनको रिप्रेजेंट करता है और रिफ्लेक्ट करता है, और कैसे वो जो एक्सपांशन है मेंबरशिप का वो ग्लोबल इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल डायनामिक्स को शिफ्ट करने में या इन्फ्लुएंस करने में हेल्प करेगा या रोल प्ले करेगा। सो इस क्वेश्चन का आंसर लिखते हैं। सो वील हैव दीज थ्री पार्ट्स एड्रेस्ड ऑफ द क्वेश्चन इन आवर आंसर। सबसे पहले हमारे आंसर पे आते हैं। फर्स्ट पार्ट विल रिलेट टू द इंट्रोडक्शन ऑफ ब्रिक्स। सो हम ब्रिक्स का इंट्रोडक्शन करते हैं। ब्रिक्स जो एक्रोनिम है ये 5 चीज़ों के लिए रिप्रेजेंट होता है, 5 कंट्रीज़ के लिए, दैट इज़ ब्राज़ील, रशिया, इंडिया, चाइना एंड साउथ अफ्रीका। ये जो टर्म थी ब्रिक्स, ये ओरिजिनली ब्रिक्स के नाम से नहीं थी, ये ब्रिक नाम से दी थी। ये एक गोल्डमैन सॉक्स नाम की एक ऑर्गेनाइजेशन है जो कि फाइनेंशियल असेसमेंट करती है अक्रॉस द वर्ल्ड ऑर्गेनाइजेशंस एंड कंट्रीज़ का। तो गोल्डमैन सॉक्स के एक इकोनॉमिक्स दैट इज़ जिम ओ'नील ने 2001 में एक स्टेटमेंट दिया था, द वर्ल्ड नीड अ बेटर ब्रिक्स। ब्रिक्स में यहाँ पे एस स्मॉल था उस टाइम पे, दैट इज़ ब्राज़ील, रशिया, इंडिया एंड चाइना। दीज वर द 4 इमर्जिंग इकोनॉमीज एट द स्टार्टिंग ऑफ दिस 21st सेंचुरी। एंड जिम ओ'नील का मानना था कि वर्ल्ड को अगर ग्रो करना है, प्रॉस्पेरिटी की तरफ आगे बढ़ना है सिस्टमेटिकली, तो इस कंटेक्स्ट में इन 4 कंट्रीज़ को अच्छी तरीके से या अच्छे से स्ट्रॉन्गली ग्रो करना नेसेसरी है। तो वहाँ पे ये टर्म आया था वहाँ से, दैट इज़ ब्रिक। 2009 में इनका समिट स्टार्ट हुआ था, फर्स्ट समिट हुआ था फॉर्मली 2010 में साउथ अफ्रीका ने इसके लिए अप्लाई हुआ था और उसकी एप्लीकेशन एक्सेप्ट हुई थी। एंड फाइनली 2011 के समिट में जो चाइना में हुआ था वहाँ पे साउथ अफ्रीका ने भी एज अ 5th मेंबर पार्टिसिपेट किया था। एंड दैट इज़ व्हेन इट बिकेम ब्रिक्स, दैट इज़ BRICS, कैपिटल में एस। लास्टली ये जो ओरिजिनली इसका एवोल्यूशन हुआ है दैट वाज मेनली आउट ऑफ these as a grouping of these emerging economies जो मिल के आपस में कोलेबोरेट करेंगे। सो ये हमने हिस्ट्री और एवोल्यूशन देखा इसका। अर्ली स्टेजेस में पहला ब्रिक्स समिट जो था ये 2009 में यकतरिनबर्ग रशिया में हुआ था। देन इसका 2014 में इसका इन्फ्लुएंस बढ़ने लगा, क्योंकि इस पॉइंट तक आते आते ये जो इकोनॉमीज़ हैं इनकी इकोनॉमीज़ बहुत ज़्यादा ग्रो होने लगी। ब्रिक्स की कंबाइंड GDP $16 ट्रिलियन की है, जो वर्ल्ड की 23% वेल्थ को रिप्रेजेंट करती है। एंड इट अकाउंट्स फॉर 16% ऑफ ग्लोबल ट्रेड, जो अभी रिसेंटली बढ़ के नियरली 20 to 25% तक पहुंच चुका है। सो दीज कंट्रीज रिप्रेजेंट 20 to 25% ऑफ ट्रेड अमंग देम। देन मल्टीलेटरल कोऑपरेशन, ब्रिक्स में ब्रिक्स एक नए प्लेयर की तरह उभर के आया है, इमर्ज होके आया है मल्टीलेटरल इंस्टीट्यूशंस की तरह। जो दूसरे जो मल्टीलेटरल इंस्टीट्यूशंस हैं जैसे कि UN, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, IMF, इनके लेवल पे काम करने की कोशिश करता है या इंटेंशन रखता है। सो इट कैन इन फ्यूचर प्ले अ वेरी बिग रोल इन कोलेबोरेशन, इन जनरेटिंग अ कोऑर्डिनेशन एंड कोऑपरेशन बिटवीन दीज कंट्रीज इन ऑर्डर फॉर डेवलपमेंट ऑफ दिस रीजन। ब्रिक्स का ग्लोबल साउथ के लिए क्या इंपॉर्टेंस है? बिफोर वी मूव ऑन आपको एक टर्म ये याद रखनी पड़ेगी, दैट इज़ व्हाट इज़ ग्लोबल साउथ। ग्लोबल साउथ इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट टर्म। ग्लोबल साउथ इज़ अ टर्म विच इज़ गिवन टू कलेक्टिवली टू ग्रुपिंग ऑफ ऑल द कंट्रीज विच आर डेवलप्ड और डेवलपिंग और पुअर इन नेचर। तो ये एक टर्म 1960s में इमर्ज हुई थी, जब अक्रॉस द वर्ल्ड ब्रिटेन, फ्रांस, US, इनके कंट्रोल से कंट्रीज़ को इंडिपेंडेंस मिल रही थी। यूरोपियन और नॉर्थ अमेरिकन कंट्रीज़ के कंट्रोल से जब लोगों कंट्रीज़ को, दूसरी कंट्रीज़ को इंडिपेंडेंस मिल रही थी, तो इंडिपेंडेंस मिलने के बाद ये न्यूली इंडिपेंडेंट कंट्रीज़ स्टार्टिंग फ्रॉम 1940s to 50s, 60s, 70s, 80s इन अफ्रीका, इन एशिया, इन पैसिफिक आइलैंड्स,
everywhere the countries were getting independence from these colonial powers, that is Russia, UK, France, then Germany, then US. इन कंट्रीज़ के पावर से ही छूट के इंडिपेंडेंस हो रही थी, लेकिन इमीडिएटली आफ्टर द फ्रीडम दे वर नॉट डेवलप्ड. ये सारी की सारी कंट्रीज़ पुअर थी, अंडर डेवलप्ड थी एंड डेवलपिंग थी. तो आज की स्टेज में ये कंट्रीज़ या तो डेवलपिंग स्टेटस में आती हैं या तो पुअर कंट्रीज़ होती हैं. एंड इनकी अभी सबसे बड़ा जो चैलेंज है इनकी लाइफ में, इन कंट्रीज़ की लाइफ में, दैट इज़ टू डेवलप देमसेल्फ, इनकी कंट्रीज़ के लिविंग स्टैंडर्ड्स को इम्प्रूव करना. तो ये ग्लोबल साउथ में ब्रिक्स का क्या इंपॉर्टेंस है. ये ग्लोबल साउथ में अराउंड 100 to 150 कंट्रीज़ आती हैं जो अपने आप को डेवलप करने के लिए दिन रात काम कर रही हैं. एंड इनके इंटरेस्ट कहीं ना कहीं डेवलप्ड कंट्रीज़ के इंटरेस्ट से ऑलवेज क्लैश में आते हैं. तो ग्लोबल साउथ के लिए ब्रिक्स का क्या इंपॉर्टेंस है, क्योंकि वेस्टर्न कंट्रीज़ मल्टीलेटरल इंस्टीट्यूशंस जो हैं, जैसे कि वर्ल्ड बैंक हो गया, IMF हो गया, UNSC हो गया, वर्ल्ड के जितने भी बड़े इंस्टीट्यूशंस हैं जो कुछ पावर रखते हैं, जिनके पास या तो फाइनेंसेस हैं या तो कोई एक्शन लेने की पावर है, ये सारी की सारी ऑर्गेनाइजेशंस और एजेंसीज जो हैं ये मेनली वेस्टर्न कंट्रीज़ डोमिनेट करती हैं और वेस्टर्न कंट्रीज़ के इन्फ्लुएंस में चलती हैं, क्योंकि ये इनको ज़्यादा फंड प्रोवाइड करते हैं और इसलिए इनकी वोटिंग पावर और इनकी डिसीजन मेकिंग कैपेसिटी या डिसीजन को इन्फ्लुएंस करने की कैपेसिटी इन ऑर्गेनाइजेशन में ज़्यादा होती है. और इसी कारण से काफ़ी सारे डिसीजन, कई बार ऐसा देखा गया है UN के और वर्ल्ड बैंक और IMF के, जो एक तरह से पार्शियल डिसीजन होते हैं, जो वेस्टर्न कंट्रीज़ को सपोर्टिव होते हैं या उनको फेवर करने की कोशिश करते हैं. तो उस कंटेक्स्ट में ब्रिक्स जो है ये एक, चूँकि ये इमर्जिंग कंट्रीज़ हैं, क्योंकि ये वो कंट्रीज़ हैं, ब्रिक्स में वो कंट्रीज़ आती हैं जो फुल्ली डेवलप नहीं है, लेकिन आप इनको अंडर डेवलप्ड भी नहीं बोल सकते. दे आर इमर्जिंग ऑन वर्ल्ड प्लेटफॉर्म एज अ डेवलपिंग कंट्री, जिनके पास सिग्निफिकेंट लेवल ऑफ इन्फ्लुएंस है. जैसे चाइना हो गया, इट इज़ नॉट फुल्ली डेवलप्ड येट बट इट हैज़ सफिशिएंट अमाउंट ऑफ ट्रेड एंड इकोनॉमिक पावर कि वो दूसरी किसी भी वेस्टर्न कंट्री को चैलेंज कर सकता है. तो ब्रिक्स वहाँ पे एक ऑल्टरनेटिव वॉइस की तरह एक्ट करता है. ये 5 कंट्रीज़ पूरी जो अंडर डेवलप्ड और पुअर कंट्रीज़ हैं या जो डेवलपिंग और इमर्जिंग कंट्रीज़ हैं, उनके लिए एक वॉइस क्रिएट कर सकता है जो वेस्टर्न कंट्रीज़ को फोर्स या प्रेशराइज कर सकता है ग्लोबल साउथ की कंट्रीज़ के लिए कुछ फेवरेबल डिसीजन लेने के लिए. सेकंड, ब्रिक्स की कंट्रीज़ जो हैं इनके शेयर्ड इंटरेस्ट हैं. ब्रिक्स कंट्रीज़ के बहुत सारे कॉमन इंटरेस्ट हैं. ये सब अपने ट्रेड और इन्वेस्टमेंट को प्रमोट करना चाहते हैं. एट द सेम टाइम क्लाइमेट चेंज से कलेक्टिवली डील करना चाहते हैं वेस्टर्न कंट्रीज़ के प्रेशर के अगेंस्ट में. मतलब एट द सेम टाइम व्हेन दे वांट टू रेजिस्ट द प्रेशर ऑफ वेस्टर्न कंट्रीज़ टू इम्प्लीमेंट पॉलिसीज़ जो उनके लिए यूज़फुल, बहुत ज़्यादा यूज़फुल नहीं है या बहुत ज़्यादा फंडिंग रिक्वायर करती हैं. एट द सेम टाइम दे वांट टू वर्क टुगेदर टू डील विद क्लाइमेट चेंज ऑल्सो. एंड द थर्ड इज़ ग्लोबल इनइक्वालिटी को रिड्यूस करने के लिए. एंड द थर्ड इज़ साउथ साउथ कोऑपरेशन. ये अंडर डेवलप्ड और डेवलपिंग कंट्रीज़ के बीच में कोऑपरेशन को इंक्रीज़ करने के लिए ब्रिक्स एक बहुत अच्छा प्लेटफॉर्म है, क्योंकि ये कंट्रीज़ मिलके जब भी बैठती हैं तो ये यही मेन इनका एजेंडा होता है डिस्कस करने का कि हम अपनी अंडर डेवलपिंग और डेवलप पुअर कंट्रीज़ हैं उनको सपोर्ट करने के लिए, उनको आगे बढ़ाने के लिए क्या और स्टेप्स ले सकते हैं फोकस तरीके से. चूँकि ये इनका ही डिसीजन या इनका ही डिस्कशन मेन होता है, दैट इज़ वाई दे एक्ट एज अ बेटर एजेंसी या इंस्टीट्यूशन या ऑर्गेनाइजेशन टू बेसिकली इम्प्रूव द कोऑपरेशन बिटवीन द कंट्रीज ऑफ साउथ साउथ रीजन. ब्रिक्स का ग्लोबल पॉलिटिक्स और इकोनॉमी में क्या इन्फ्लुएंस है. सबसे पहले तो ये जियो पॉलिटिकल ऑर्डर को शिफ्ट करने का काम कर रहा है वेस्ट टू ईस्ट और नॉर्थ टू साउथ में. नॉर्थ टू साउथ या ग्लोबल साउथ इसलिए बोला जाता है क्योंकि मोस्ट ऑफ द कंट्रीज़ जो आज की डेट में अंडर डेवलप्ड या पुअर हैं या डेवलपिंग हैं, ये इक्वेटर के नीचे आती है. मोस्ट ऑफ द कंट्रीज़, नॉट ऑल द कंट्रीज़ बट मोस्ट ऑफ द कंट्रीज़. तो ये ब्रिक्स जो है, अभी तक ऐसी कोई भी ऑर्गेनाइजेशन नहीं थी जो एक्सक्लूसिवली अंडर डेवलप्ड या डेवलपिंग कंट्रीज़ की हो और उनके इंटरेस्ट को फोर्सफुली प्रमोट कर सकती हो या इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म पे अपनी बात मनवाने की कैपेसिटी रखती हो. तो ब्रिक्स एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जिनमें वो सारी कंट्रीज़ हैं जो वेस्टर्न कंट्रीज़ को फोर्स कर सकती हैं या प्रेशराइज कर सकती हैं कि वो एक पर्टिकुलर डिसीजन लें जो हमारे फेवर में आए. और यही चीज़ हमारे जियो पॉलिटिकल ऑर्डर को, वर्ल्ड के जियो पॉलिटिकल ऑर्डर को जो मेनली वेस्ट के फेवर में रहता है,
उसको वहाँ से ईस्टर्न साइड में या साउथ के साइड में शिफ्ट करने में हेल्प करता है। दूसरा, ब्रिक्स जो है नए ट्रेड एग्रीमेंट्स जनरेट कर सकता है या क्रिएट कर सकता है। ये नए ट्रेड एग्रीमेंट्स या रीजनल इकोनॉमिक ब्लॉक्स जो हैं, ये अपने आप को रिस्ट्रिक्ट करके या वेस्टर्न कंट्रीज से कलेक्टिवली डील करके वेस्टर्न कंट्रीज़ की ट्रेड पॉलिसीज़ को डेवलपिंग कंट्रीज़ के फेवर में टर्न कर सकते हैं। तीसरा, न्यू इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट। ब्रिक्स की कंट्रीज़ जो हैं ये हेविली इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट पे ध्यान दे रही है और इंफ्रास्ट्रक्चर को डेवलप करने पे काम कर रही हैं, ताकि ग्लोबल साउथ की जो कंट्रीज़ हैं इनकी डिपेंडेंसी वेस्टर्न कंट्रीज़ के ऊपर ना रहे, कि जब वेस्टर्न कंट्रीज़ की कंपनीज आएंगी, बड़ी कंपनीज, तभी हमारे यहाँ इंफ्रास्ट्रक्चर क्रिएट होगा। एंड दैट इज़ बाय दे यूज टू रिमेन और स्टे डिपेंडेंट ऑन द वेस्टर्न कंट्रीज बाय कलेक्टिवली जनरेटिंग या बाय collecting, yeah, by basically pooling their money, they are creating infrastructure which could help the countries of all south region या global south, पुअर और अंडर डेवलपिंग कंट्रीज। तो ये तीन चीज़ें हैं जिससे ब्रिक्स मेनली ग्लोबल पॉलिटिक्स एंड इकोनॉमिक्स की पॉलिसीज़ को अपने फेवर में टर्न कर सकता है। चैलेंजेस क्या हैं ब्रिक्स के लिए? सबसे पहला चैलेंज है कि इसका इंस्टीट्यूशनल फ्रेमवर्क वीक है। इसमें कोई फॉर्मल इंस्टीट्यूशनल फ्रेमवर्क अभी तक नहीं बना है, कोई एक सिस्टमेटिक सेक्रेटेरिएट नहीं बनी है, कोई एक प्रॉपर ऑफिस सेटअप नहीं हुआ है, कोई एक ऑर्गेनाइजेशनल फ्रेमवर्क नहीं बना है कि किसकी क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड अकाउंटेबिलिटी रहेगी। तो ये चीज़ एक वीक पॉइंट है। जब तक किसी की एक प्रॉपर ऑर्गेनाइजेशन और ऑफिस सेटअप नहीं होता सेक्रेटेरिएट, तब तक उस वर्क को कोऑर्डिनेट करना उतना एफिशिएंट नहीं होता एंड इट रिमेन्स लाइक इन डिलेज, द प्रोसेस कीप्स रनिंग ऑन डिलेज। द सेकेंड इज़ इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल डाइवर्जेंसेस। ये जो ब्रिक्स के मेंबर हैं इनमें आपस में भी कुछ कन्फ्लिक्ट्स हैं, जैसे रशिया और ब्राज़ील कहीं ना कहीं कभी ना कभी थोड़ा सा एक टेंशन में आ जाते हैं, क्योंकि ब्राज़ील कभी कभी यूएस से अलाइन होने लगता है। सिमिलरली इंडिया और चाइना के अपने डिस्प्यूट हैं, पॉलिटिकल डिस्प्यूट भी हैं जो उसकी बॉर्डर से रिलेटेड हैं, इकोनॉमिक डिस्प्यूट भी हैं क्योंकि दोनों एक दूसरे के कॉम्पिटिटर हैं। तो ये आपस में इनके जो इंटरेस्ट में डाइवर्जेंसेस हैं, ये कहीं ना कहीं ब्रिक्स को एक पूरी यूनिटी देने में प्रिवेंट करता है। सिमिलरली न्यू कुछ मेंबर्स जो हैं, ये न्यू मेंबर्स के बीच में भी कुछ इश्यूज़ हैं जिसको अभी हम डिस्कस करेंगे आगे चल के अभी थोड़ी देर में। सो ये न्यू मेंबर्स जो आए हैं, ये इस चैलेंज को, ब्रिक्स के चैलेंज को जिसमें मेंबर्स के बीच में आपस में खुद में एक कन्फ्लिक्ट है, उसको बढ़ाने का काम कर रहा है, जो ब्रिक्स में एक यूनिटी लाने में प्रिवेंट करेगा। उस यूनिटी को कैसे अचीव करना है, उस कन्फ्लिक्ट को कैसे रिड्यूस करना है, दिस इज़ अ बिग चैलेंज विच नीड टू बी रिजॉल्व बाय ब्रिक्स। द थर्ड इज़ एक्सटर्नल इंटरवेंशन। कई बार ब्रिक्स में इंडिविजुअल मेंबर कंट्रीज़ को ल्योर करने के लिए, ब्रिक्स से दूर ले जाने के लिए कुछ दूसरी कंट्रीज़ यूज़ करती हैं, या दूसरी कंट्रीज़ कोशिश करती हैं। जैसे ब्रिक्स में रशिया इज़ ऑल्सो अ मेंबर एंड रशिया इज़ इन्वॉल्व्ड इन यूक्रेन वॉर। सो कई बार वेस्टर्न कंट्रीज़ इंडिया को, चाइना को ऐसे पुश देती है कि आप अगर रशिया से रिलेशंस मेंटेन करोगे ब्रिक्स के अंदर, फ्रेमवर्क के अंदर में, तो हो सकता है हम आपके ऊपर और सेंक्शन लगा दें। तो ये जो एक्सटर्नल इंटरवेंशन है जो ब्रिक्स को ब्रेक कर सकता है, ये एक अनादर चैलेंज है जो ब्रिक्स फेस कर रहा है, जिससे डील करने के लिए, जिसका कुछ सॉल्यूशन निकालने की हमको नीड है, मतलब ब्रिक्स को नीड है। फिर उसके बाद आते हैं हम क्वेश्चन के सेकेंड एंड थर्ड पार्ट पे। ये जो ब्रिक्स की मेंबरशिप का एक्सपांशन है, ये ग्रुप की वैल्यू और उसके पोटेंशियल को कैसे रिफ्लेक्ट करता है कि आगे चल के ग्लोबल इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल डायनेमिक्स को इन्फ्लुएंस करेगा। तो इस क्वेश्चन को आंसर करने के लिए सबसे पहले विल राइट डाउन द मेंबर्स विच हैव बीन इंक्लूडेड। हमने ये डिस्कस किया कि ब्रिक्स के गोल क्या हैं, ब्रिक्स कैसे ग्लोबल पॉलिटिक्स और इकोनॉमिक्स को इन्फ्लुएंस कर सकते हैं, हमने ये डिस्कस किया। तो यही चीज़ इसके जो नए मेंबर्स इंक्लूड कर रहे हैं, वो चीज़ उसमें भी रिफ्लेक्ट होना चाहिए। नए मेंबर्स हमको यही चीज़, ब्रिक्स को यही चीज़ देख के लेना है कि वो एग्जिस्टिंग जो कोर वैल्यूज़ हैं उसको रिफ्लेक्ट करे, कि वो आगे भी इस चीज़ को मेंटेन रखना चाहता है कि वेस्टर्न कंट्रीज़ का इन्फ्लुएंस या वेस्टर्न कंट्रीज़ से डील कर सके, उनकी पॉलिटिक्स जो है उससे डील कर सकें। तो उसके लिए नए मेंबर्स भी इसी तरह के होना चाहिए जो हमारे साथ या ब्रिक्स के साथ आइडेंटिफाई करते हैं अपने आप को उनकी वैल्यूज़ के साथ। तो एशिया से जैसे 3 मेंबर लिए गए हैं, फर्स्ट इज़ ईरान, देन द सेकेंड इज़ सऊदी अरेबिया एंड द थर्ड इज़ यूएई। तो ये 3 मेंबर्स यहाँ पे इंक्लूड करे गए हैं। अफ्रीका से द फर्स्ट इज़ इथोपिया एंड द सेकेंड इज़ इजिप्ट। ये 2 कंट्रीज़ न्यू इंक्लूड करी गई हैं। एंड साउथ अमेरिका से इट इज़ द अर्जेंटीना। सो इफ़ यू ऑब्जर्व इट केयरफुली, ऑल दीज कंट्रीज़ आर समवेयर द वंस जो कहीं ना कहीं 2 चीज़ों से डील करती हैं, या तो इनका डेवलपिंग स्टेटस है या फिर
ये वेस्टर्न कंट्रीज़ की पॉलिसीज़ और पॉलिटिक्स से बहुत ज़्यादा सप्रेस्ड है। मतलब ये कहीं ना कहीं उससे रिसेंट करते हैं। इनको ये लगता है कि वेस्टर्न कंट्रीज़ इनके साथ गेम खेलती है। जैसे ईरान और सऊदी, ईरान बीइंग एन अंडर डेवलप्ड कंट्री या डेवलपिंग कंट्री इज़ ऑल्सो ट्रबल्ड बाय द फैक्ट कि यूएस उसकी डोमेस्टिक पॉलिटिक्स में बहुत ज़्यादा इंटरफियर करने की कोशिश करता है। सिमिलरली सऊदी अरेबिया एंड यूएई को भी यही लगता है कि ग्लोबल जितने भी बड़े प्लेटफॉर्म्स हैं उनमें वेस्टर्न कंट्रीज़ का ही प्रेशर और दबाव ज़्यादा रहता है, जिससे वो डील करना चाहते हैं या जिसको वो टैकल करना चाहते हैं। द सेकेंड इज़ अफ्रीका। यहाँ पे भी इथोपिया एंड इजिप्ट डेवलपिंग कंट्रीज़ का स्टेटस रखते हैं। साउथ अमेरिका में इट इज़ अर्जेंटीना, जो ब्राज़ील के बाद सेकेंड नंबर पे है एज एन इमर्जिंग इकोनॉमी इन साउथ अमेरिका। सो द फर्स्ट थिंग इज़ कि ऑल द मेंबर्स जो इंक्लूड करे गए हैं ये कहीं ना कहीं ये स्टेटस कैरी करते हैं जो ब्रिक्स के गोल को और एम को और ज़्यादा स्ट्रॉन्ग करता है। द सेकेंड इज़ ग्रेटर रिप्रेजेंटेशन। डेवलपिंग कंट्रीज़ का जितना ज़्यादा रिप्रेजेंटेशन होगा, जो ऑलरेडी न्यू मेंबरशिप में हम देख रहे हैं हो रहा है, ये ग्लोबल डिसीजन मेकिंग फोरम्स जो हैं वहाँ पे डेवलपिंग कंट्रीज़ को ज़्यादा वॉइस, स्ट्रॉन्ग वॉइस प्रोवाइड करेगा। नाउ कंट्रीज़ विल नॉट हैव टू इंडिविजुअली स्पीक, जिससे उनका वॉइस वीक लगता है। अब जब वो कलेक्टिवली थ्रू ब्रिक्स के मीडियम वो अपनी बात रखेंगे तो उनकी बात ज़्यादा इन्फ्लुएंशियल तरीके से सुनी जाएगी ऑन ग्लोबल प्लेटफॉर्म लाइक यूएनएससी, यूएन की जनरल असेंबली, आईएमएफ एक्सेट्रा। द थर्ड इज़ कोऑपरेशन ऑन वाइटल इशू। ये जो न्यू ब्रिक्स 2.0 है, जो नए मेंबर्स के इंक्लूड होने के बाद आएगा, ये वाइटल इश्यूज जो हैं जैसे कि यूएनएससी की मेंबरशिप का एक्सपांशन, ब्रिक्स की करेंसी का यूज़ फॉर द पर्पस ऑफ ट्रेड एंड इंक्लूसिव पेमेंट सिस्टम, फास्ट एंड एक्सपेंसिव, ट्रांसपेरेंट, सेफ एंड इंक्लूसिव पेमेंट सिस्टम, इन वाइटल इश्यूज़ पे काम करने के या इन काम को और ज़्यादा प्रमोट या फास्ट करने में हेल्प करेगा। ये चीज़ें आगे चल के वेस्टर्न कंट्रीज़ का इन्फ्लुएंस ग्लोबल पॉलिटिक्स में और ज़्यादा कम करेगी, जो ओरिजिनली ब्रिक्स का एजेंडा था। तो न्यू मेंबरशिप से यू कैन सी हाउ मच बेनिफिट ब्रिक्स इज़ गोइंग टू हैव by being able to become more and more representative of developing countries, which can push Western countries to follow policies which are in favor of everyone, not just for the developed countries. So it will act as a counter to a G7 एक तरह से। G7 is the group of 7 countries जो most developed countries हैं across the world, ऑस्ट्रेलिया, यूएस, जापान, इटली, फ्रांस, यूके, ये एक इनकी ग्रुपिंग है G7 कंट्रीज़ की। कनाडा, ये इनकी ग्रुपिंग है जो अपनी पॉलिसीज़ को पुश करने की कोशिश करता है अक्रॉस द वर्ल्ड, जो उनके फेवर में हो या जो उनके इंटरेस्ट में हो। तो ब्रिक्स जो है ये ग्लोबल पावर स्ट्रक्चर में एक बहुत बड़ा रोल प्ले कर सकता है टाइम के साथ। जैसे जैसे इसको टाइम बीत रहा है, जैसे अभी तक इसको अराउंड 15 ईयर्स हो चुके हैं, तो टाइम के साथ ये ब्रिक्स का जो एक ग्रुप है ये और ज़्यादा इन्फ्लुएंशियल होता जा रहा है और नए मेंबर्स की एंट्री से ये और ज़्यादा स्ट्रॉन्ग ही होगा ऑब्वियसली, ठीक है। और इट विल ओवर द पीरियड ऑफ टाइम विल एक्ट एज अ फॉर्मिडेबल राइवल, या एक ओपोनेंट की तरह या चैलेंज की तरह फॉर द ग्रुप 7 या G7 कंट्रीज़। एंड आगे चल के ये वर्ल्ड की पॉलिसीज़ को और ज़्यादा बैलेंस्ड बनाएगा, विच इज़ नॉट टिल्टेड जस्ट इन द फेवर ऑफ वेस्टर्न कंट्रीज़। So I hope you were able to understand what is the significance or importance of BRICS in the current time, and कैसे नए members का inclusion will help to make it more inclusive, more strong and more representative for the developing countries. If you like the video, please do share it with your friends who are preparing for the exam. Thank you very much for watching the video.